अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आज आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू का दूसरा हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल मेरी रूह में बसा है तू की दूसरी किस्त। अनायशा, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामाबाज करार देती थी, जरजान के घर वालों के सामने तबीयत खराबी का ड्रामा करती वो ड्राइवर को लिए हॉस्पिटल के लिए निकल आई थी। थोड़ी देर बाद जरजान के होने वाले निकाह की टेंशन में किसी ने इसकी जानिब खास ध्यान नहीं दिया था। ड्राइवर, गाड़ी रोको, जल्दी से गाड़ी रोको। हवेली के गेट के सामने से गुजरते ही अनायशा जोर से चिल्ला उठी थी, जिसे घबराकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। दरवाज़ा खोलो जल्दी, अनायशा एक बार फिर चिल्लाई थी। मगर किस लिए बीबी जी? ड्राइवर बेचारा नासमझी से घूरते हुए बोला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दरवाज़ा खोलो जल्दी। अनायशा ने ज़ोरों शोर से चिल्लाते दरवाज़ा ना सिर्फ खुलवाया बल्कि हवेली के गेट पर खड़े गार्ड्स को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया था। प्लीज़ मदद करें, ये शख्स मुझे अगवा करके लेकर जा रहा है, प्लीज़ मुझे इससे बचाओ। अनायशा बेध्यानी में ज़ाकवान को उस दिन ओढ़ी रही चादर साथ ले आई थी, जिसे इस वक्त खुद को लपेटे हुए अपनी जीन्स छुपाने में नाकाम होने के साथ चिल्ला रही थी। गार्ड्स इसकी ड्रामाबाजी का शिकार होते फ़ौरन करीब आए थे। प्लीज़ बचाओ मुझे, मुझे आपके सरदार से मिलना है, ताकि इस जगह से इन लोगों से बचकर निकलने में वो मेरी मदद कर सकें। बुरी तरह रोते अनायशा ने उन बेचारे गार्ड्स के साथ साथ ड्राइवर को भी कुछ सोचने का मौका नहीं दिया था। आपको कुछ नहीं होगा, आप अंदर आए। गार्ड्स को गिरफ्तार करने के साथ उसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुए थे। अनायशा ने मुस्कुराती नजर सामने खड़ी आलीशान इमारत को देखा था, जिसके अंदर जाकर अब वो यहाँ के सरदार को हिलाकर रखने वाली थी। अभी अंदर जिरगे की सुनवाई हो रही थी, आपको यहाँ रुककर इंतजार करना होगा। सरदार साईं की इजाज़त पर आपको उनसे मिलवाया जाएगा। गार्ड जिसे एक आरामदेह कमरे में बिठाता बाहर निकल गया था। अपनी कामयाबी पर अनायशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इसने खुद को मजलूम लड़की जाहिर करने की खातिर शाल को पूरी तरह से अपने चेहरे और पूरे वजूद के गिर्द लपेट रखा था। कुछ लम्हों बाद गार्ड्स के जाते ही वो अपनी जगह से उठी थी और बाहर खड़े गार्ड्स को चकमा देती वो अंदर दाखिल हो गई थी, जहाँ बड़ी तादाद में मौजूद अफराद को इसे शदीद झटका लगा था। उसे इतने लोगों की तवक्को नहीं थी। वहाँ मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ अफराद एक लड़की को अंदर आता देखकर काफ़ी हैरान हुए थे। अनायशा की नज़रें सामने की जानिब उठी थी और सामने बड़ी सी सदारती कुर्सी पर रखी गई थी, जिसके दाएं और बाएं दरवाजे तक आती लंबी कतार में कुर्सियाँ रखी गई थीं। सदारती कुर्सी इस वक्त खाली पड़ी थी, मगर इस कुर्सी के आगे खड़े शख्स को सरदार जानती अनायशा आगे बढ़ी थी। दरवाजे गार्ड अंदर दाखिल हुए थे, मगर इस शख्स के इशारे पर वहीं रुक गए थे। सरदार ज़ाकवान, जो तो यही नाम है ना आपका? सरदार लफ्ज़ तो बड़े फ़ख्र से लगाते होंगे आप अपने नाम के साथ, लेकिन क्या ये जानते हैं कि आपके इस लफ्ज़ के बदले कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी हैं आपको? सरदार होने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना और लोगों को अपने मुकाबले झुकाना नहीं होता। अनायशा बमुश्किल अपना चेहरा ढक के ज़ाकवान की भारी शाल संभालने की नाकाम कोशिश करती सदारती कुर्सी के सामने खड़े असजद को सरदार समझती इस पर ऊंची आवाज़ में धाड़ी थी। असजद, जो अनायशा के गिर्द लिपटी ज़ाकवान की शाल देख कर गार्ड्स को रोकने का कह चुका था, अब सबके सामने एक लड़की को गलत फहमी के तहत खुद पर चिल्लाता देख इसकी सीटी गुम हो चुकी थी। जिरगे में बैठे हवेली के अफराद और बाकी तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान सामने खड़ी लड़की को नागवारी भरी नज़रों से देख रहे थे, जिसका ना सिर्फ लहजा सरदार ज़ाकवान के लिए गुस्ताखी भरा था, बल्कि ज़ाकवान की स्याह शाल के अंदर से झांकता इसका हुलिया भी खासे काबिल कबूल नहीं था। एक तरफ बनी जालीदार दीवार से झांकती हवेली की तमाम खवातीन का रद्द-ए-अमल भी कुछ ऐसा ही था। ज़ाकवान की शाल खास तौर पर आर्डर पर बनवाई जाती थी, जिसका सैंपल आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया था, और ना ज़ाकवान किसी को अपनी शाल देता था। मगर इस लड़की के पास ज़ाकवान की शाल देखकर वो सब भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। सबके अलावा एक सरदार ज़ाकवान ही था, जो बड़े रिलैक्स मूड में वहाँ दाखिल होता अनायशा के पीछे कुछ फासले पर आन खड़ा हुआ था। मिस्टर ज़ाकवान जतोई, अगर आप अपनी राया को उनका हक ना दिला सके तो मेरी नज़र में आप सरदार कहलाने के लायक में ही नहीं है। और मिस्टर दिलशेर, आप सिर्फ मोहब्बत करने जानते हैं, उसे निभाने का नहीं पता। आपकी मोहब्बत वहाँ किसी और का खून बहा में सौंपी जा रही है और आप मज़े से यहाँ बैठे हैं। वहाँ किस कदर मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने मोहब्बत को। अनायशा गुस्से में भड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दिलशेर ने फिक्रमंदी से अनायशा की जानिब देखा था। आखिर क्या हुआ था जरजान को? क्या हुआ मिस्टर सरदार? आपकी बोलती बंद हो गई। मेरे आगे कैसे सरदार हैं आप? एक लड़की के अरमानों को कत्ल करके उसे खून बहा में दिया जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं। मेरी तरफ से आप ये सेट ही छोड़ दें, आप इस काबिल ही नहीं हैं। अनायशा सबके सामने सरदार को बुरी तरह लिताड़ कर उसे अपना मतलब का काम निकलवाना चाहती थी, मगर साथ ही वसजद को देखकर हैरान हुई थी कि ये कैसा सरदार था। इसकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद मिस्कीन सा चेहरा बनाए खड़ा उसे देख रहा था। दरअसल सरदार नहीं, मैं सरदार नहीं हूँ मोहतरमा, हमारे सरदार से इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं। असजद ने हिम्मत करके इस सरपरी शेरनी के सामने मुंह खोल दिया था, जिस पर अनायशा की जबान को ब्रेक लगी थी। वो उन्हीं कदमों पर पलटी थी जब अपने ऐन पीछे खड़े शख्स को सरदार के रूप में देखकर इसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। आप वो
ज़ाकवान की रौबदार शख्सियत के आगे इसके अल्फाज गुम हुए थे। असद को सरदार समझकर जो इसने बोला था, ज़ाकवान के सामने इनमें से एक लफ्ज़ बोलने की जुर्रत नहीं थी इसमें। आप सब जा सकते हैं, कल के जिरगे में इस मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। अनायशा पर अपनी निगाहें गाड़े ज़ाकवान ने बाकी सबको हुक्म जारी किया था। जिस पर सब एक एक करते वहाँ से निकलते चले गए थे। दिल शेर ज़ाकवान के इशारे पर वहीं रुक गया था। ये तो मोहतरमा तुम्हारी किस मोहब्बत की बात कर रही हैं, क्या तुम बताना पसंद करोगे? ज़ाकवान का अंगारों की लपेट में लिया लहजा दिलशेर के साथ साथ अनायशा को भी भल भर के लिए सहमा गया था। साईं, वो दिलशेर को समझ नहीं आता कि वो ज़ाकवान को इस बारे में कैसे बताए। अगले 30 मिनट के अंदर दोनों कबीलों के सरपंच मुझे मेरे सामने चाहिए, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ज़ाकवान ने दिलशेर को सख्ती से हुक्म जारी करते वहाँ से भेज दिया था। वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। जालीदार दीवारों के आगे भी पर्दे गिरा दिए गए थे। अनायशा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते इनकी कपकपाहट पर काबू पाया था। इसका नकाब चेहरे से फिसलकर नीचे गिर चुका था। इसकी ठंड की ज्यादती से हुई गुलाबी रंगत अब ज़ाकवान के सामने थी। ज़ाकवान की निगाहों की तपिश अनायशा की जान निकाल रही थी। क्यों आई हो यहाँ? ज़ाकवान के पथरीले लहजे पर अनायशा ने धड़कते दिल के साथ निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। ये मोहतरमा तुम्हारी किस मोहब्बत की बात कर रही हैं, क्या तुम बताना पसंद करोगे? ज़ाकवान का अंगारों की लपेट में लिया लहजा दिलशेर के साथ साथ अनायशा को भी पर भर के लिए सहमा गया था। ज़ाकवान ने दिलशेर को सख्ती से हुक्म जारी करते वहाँ से भेज दिया था। वहाँ अब कोई मौजूद नहीं था। जालीदार दीवार के आगे भी पर्दे गिरा दिए गए थे। ज़ाकवान के पथरीले लहजे पर अनायशा ने धड़कते दिल के साथ निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा। ये वही शख्स था जो उस दिन इससे मरी में टकराया था। अनायशा की गिरफ्त अपने ऊपर ओढ़ी चादर पर ढीली पड़ी थी। वो किस कदर दीदा दिलेरी से इस शख्स की शाल इसी की हवेली में ओढ़कर इसे ही लिताड़ रही थी। इस दिन भी इसकी आंखों के से खौफ महसूस हुआ था और आज भी कुछ वैसे ही तासरात थे। ऊपर से जो वो बकवास अभी कर चुकी थी, सरदार के इरादे से बख्शने वाले बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अभी तो मैं बहुत कुछ कह रही थी, यकीनन मेरे बारे में ही। किसने बताया आपको मेरी इन खूबियों के बारे में? ज़ाकवान तो इसकी सफ़ेद पड़ती रंगत पर नजरें गाड़े इसे घूरे जा रहा था। अनायशा इसकी इन निगाहों से पजल हो रही थी। इसने इस वक्त को कोसा था जब यहाँ आने का फैसला किया था। मैं आपने यहाँ आने की वजह बता चुकी हूँ, मुझे अब जाना है यहाँ से। अनायशा इसमें मकनातीसी शख्सियत के मालिक शख्स के सामने खड़ा होना मुश्किल हुआ था। वो ज़ाकवान के पास से गुजरती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी जब ज़ाकवान की आवाज़ ने इसके कदम ज़मीन में ही जकड़ लिए थे। जरजान खुद को तारीक कमरे में कैद किए अपनी नाकाम मोहब्बत का शोक मना रही थी। अभी कुछ देर में इसे किसी अनजान शख्स को अपना तन मन अपने भाई की जान बख्शी के मुआवजे में सौंप देना था। लेकिन ऐसा सोचते आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल मुर्दा हो रहा था। दिलशेर की छवि इसकी आंखों के सामने से हटने को तैयार ही नहीं थी, जो उसे उसके इस फैसले से तसव्वुर में भी शदीद खफा नजर आ रहा था। जरजान के आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे जब अचानक किसी ख्याल के इस आस से वो चौंकी थी। इतना टाइम हो चुका था मगर अनायशा से कहीं दिखाई नहीं दी थी। अनायशा कहाँ है? जरजान को इसके आखिरी अल्फाज याद आते बुरी तरह फिक्रमंद कर गए थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की रग रग से वाकिफ थी। इसे किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। तभी इसने बेताबी से अंदर आती वो मुलाजमा से पूछा था। मुलाजमा के बताने पर कि वो बीमारी का कहकर ड्राइवर को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई हैं। जरजान का दिल चाहा था अनायशा की जानिब से अपनी इस लापरवाही पर अपना सर पीट ले। या अल्लाह जी, वो प्लीज़ वो लड़की पागल है। यहाँ के रवायतों में झगड़े संग दिल मर्दों के हत्थे ना चढ़ जाए। आंटी तो उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहती थी। अब मैं क्या जवाब दूंगी? जरजान जो पहले अपने गम पर निढाल सी थी, अनायशा की टेंशन ने इसे दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया था। जितना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी वापस नहीं लौटी थी। बीबी जी, वो शहरी बीबी ये कोई कागज़ देकर गई हैं आपके लिए। अब नाज़मा की चिट आगे बढ़ाने पर जरजान ने झपटे के अंदाज में उससे छीनी थी। मेरी फिक्र में अब रोना शुरू मत कर देना। तुम जानती हो अनायशा, आज़म खान को कुछ कहने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, मगर मैं ज़रूर तुम्हारे इस लूर दिल शेर की अकल ज़रूर ठिकाने लगा कर आऊँगी, जो अपनी मोहब्बत के हवाले से इतना बेखबर है। अब रोना बंद करो। तुम्हारी दोस्त ऐसे ही किसी अरे गहरे से तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। अनायशा का लिखा ख़त्म हो चुका था, जिसके साथ ही अनायशा की फ़िक्र और उसकी मोहब्बत में कई आंसू टूटकर जरजान के गालों से फिसले थे। जब इसी लम्हे धाड़ की आवाज़ के साथ इसे अपनी अम्मा जान अंदर आते दिखाई दी थी। क्या हुआ अम्मा जान? जरजान उसके चेहरे का फक पड़ता रंग देखकर जल्दी से इनके करीब आई थी। जिस बात का डर था वही हुआ। किसी ने सरदार साईं के सामने इस खबर की मुखबरी कर दी है। उन्होंने शदीद गुस्से में तुम्हारे बाबा और इस इलाके के सरपंच को तलब किया। मेरे रब मेरे बच्चे को महफूज रखे। तुम खुश हो जाओ, बच गई हो तुम। इसकी माँ अजीब से अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरती वहाँ से निकल गई थी। जरजान ने तल्खी से आंखें मीच ली थी। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ खानदान ऐसे मौजूद थे जिनके लिए बेटे अब बेटियों से बहुत पहले आते थे, जिनके लिए बेटे 100 गुना करने के बावजूद उनका गरूर का बायस थे, और बेटियां नाम रोशन करने और इज्जत बढ़ाने का बायस होने के बावजूद उनके लिए पराया धन ही रहती थी। अनायशा, ये क्या किया तुमने? तुम जानती नहीं हो अनजाने में तुमने कितने दुश्मन पैदा कर लिए अपने गिर्द। या अल्लाह जी, मेरी दोस्त की हिफाजत कीजिएगा। जरजान जानती थी इसका भाई तो किसी न किसी तरीके से बच जाएगा, मगर अनायशा यहाँ के लोगों में उलझकर ज़रूर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेगी। वो अपनी ज़िंदगी और मोहब्बत दोनों बच जाने पर बुरी तरह खुश भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसकी अजीज़ जान दोस्त इस बचाने के चक्कर में ख़ुद को मुसीबत में डाल चुकी थी।
آپ میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی سردارنی صاحبہ۔ ذاکوان کے ٹھنڈے ٹھار لچک لہجے میں حکم صادر کرنے پر عنائشہ نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سردارنی لفظ پر اس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ اسے اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد آتے ہی خطرے کی گھنٹی اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس حسین محل اور اس خوبرو شہزادی کی باندی کسی قیمت پر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اس شہزادے کا غرور اور نڈر انداز اسے کچھ اچھے باور کروا رہا تھا کہ ہر جگہ کی طرح اس کی نہیں یہاں چلنے والی تھی۔ آر یو ان یور سینسز مسٹر سردار؟ میرا نام عنائشہ اعظم خان ہے، یہ سردارنی وردارنی نہیں ہوں میں کسی کی، اور نہ آپ کی ملازمت جو آپ کا آرڈر فالو کروں، اس لیے شرافت سے مجھے جانے دیں۔ اس میں آپ کی اور آپ کے ان محل والوں کی بھلائی ہے، ورنہ میری ماما آپ سب کو نہیں چھوڑیں گی۔ عنائشہ جو کہ ذاکوان سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے اپنی ہمت دکھاتی ہوئی انگلی اٹھا کر بولی تھی، جبکہ اس کے آخری جملے پر ذاکوان جتوئی نے مضحکہ خیز انداز میں قہقہ لگاتے اس کی نادانی پر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ عنائشہ نے گھورتی نگاہوں سے اس گھمنڈی شہزادے کو دیکھا تھا جس پر اس کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ الٹا وہ اسی جگہ جیسی کانفیڈنس کوئن کو اچھا خاصا نروس کر چکا تھا۔ جو خود رات کے اندھیرے میں یہاں سے فرار ہوئی ہو، وہ تمہیں مجھ سے بچانے بھلا کیسے آ سکتی ہیں؟ اینی ویز میرا وقت بہت قیمتی ہے، جو ان فضول باتوں میں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی 1 گھنٹے بعد میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں تم جیسے لوگوں کو مزید مہلت دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ ذاکوان جتوئی اپنے مخصوص مغرورانہ لہجے میں عنائشہ کے سر پر بم پھوڑتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا۔ عنائشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھمنڈی شہزادے کو دیکھا تھا جس کا انداز اس کے لیے کافی حقارت لیے ہوئے تھا۔ عنائشہ کو ایک دم اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی جسے اپنی اس ریاست کا کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ یہ کس رخصتی کی بات کر رہا تھا؟ عنائشہ بری طرح الجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ذاکوان سے کچھ پوچھتی، اسی لمحے 2 ملازمائیں اندر داخل ہوئی تھیں جو بھاری بھرکم لباس پہنے اپنے علاقائی حلیے میں ملوث تھیں، مگر یہ عنائشہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ذاکوان کی بات نے اسے بیچ میں ہی خاموش کروا دیا تھا۔ انہیں لے جائیں اور سردار ذاکوان جتوئی کی دلہن کے معیار کے مطابق تیار کر دیں۔ ذاکوان کے کہنے پر ملازمائیں سر اس بات میں ہلاتے عنائشہ کی جانب بڑھی تھیں۔ وٹ ربش! یہ سب کیا مذاق ہے؟ رخصتی کیسے جب میرا کسی کوئی نکاح ہوا ہی نہیں؟ مجھے اس گاؤں کی عام سی لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرو مسٹر سردار، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ سب۔ عنائشہ ملازمہ کا ہاتھ اپنے بال سے دور جھٹکتی غصے بھرے لہجے میں ذاکوان پر چلائی تھی۔ ذاکوان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ایک نظر اپنی طرف اٹھی اس کی انگلی کی جانب دیکھا تھا اور اگلے لمحے اس کی اس انگلی کو اپنی انگلی میں قید کر کے اپنی جانب کھینچ دیا تھا۔ عنائشہ اس کی اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے شال چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ہمیشہ دوپٹے کی پرواہ نہ کرنے والی اس وقت مقابل کے سامنے چادر گر جانے کے احساس سے کانپ اٹھی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو عنائشہ کو بری طرح پزل کر رہا تھا۔ اپنی مرضی کے خلاف جانے والوں کا منہ توڑ دینے والی اس وقت چاہنے کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جتنے آرام سے میری باتوں پر عمل کریں گی آپ کے لیے اتنا اچھا ہوگا، اور نیکسٹ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ درست رکھیے گا سردارنی صاحبہ، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ذاکوان نے اس کے گلابی گالوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوتے دھمکی بھرے دبے دبے لہجے میں وارن کیا تھا، جبکہ عنائشہ تو اس کی اس دیدہ دلیری سے اپنے قریب آنے پر ہی شاک ہو چکی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ یہ یہاں کا کوئی ان پڑھ جاہل سردار نہیں تھا۔ عنائشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جس کے بارے میں وہ لا علم ہے۔ اس کی ماما کا یوں سختی سے یہاں آنے سے روکنا اور اس کے ددیال والوں سے شدید نفرت، وہ اپنے دماغ میں الجھی گتھیوں کو سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہیں سردار ذاکوان جتوئی کے اگلے عمل پر اس کی آنکھیں مزید پھٹی تھیں، جس نے اس کے آگے جھک کر اس کی شال زمین سے اٹھاتے واپس اچھی طرح سے اڑا دی تھی۔ 60 منٹ ہیں تمہارے پاس، اس سے زیادہ ٹائم لینا تمہارے لیے ہی پرابلمز بڑھا سکتا ہے۔ ایک بار پھر عنائشہ کے غصے سے پھولے لال گالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاید اس سردار کو اپنی بگڑی سردارنی کے یہ روئی جیسے گلابی گال بہت پسند آئے تھے۔ اس کے نکلتے ہی عنائشہ نے سختی سے اپنے گالوں کو رگڑتے اس انتہائی ناپسندیدہ شخص کے لمس سے پاک کرنا چاہا تھا۔ واہ کمال کر دیا تم نے! میں تو تمہیں کافی عقل مند سمجھنے لگا تھا، مگر نکلی نہ تم وہی ایک بیوقوف کم عقل عورت جسے کسی بات کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو اٹھا کر اپنے اور ہمارے جانی دشمنوں کی جولی میں ڈال دیا تم نے۔ ہم پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا کہ ایک بار عنائشہ بیٹی کے یہاں آنے کی خبر کر دیتی۔ بہناز بیگم کے بڑے بھائی فہیم خان ان پر بری طرح برس رہے تھے۔ انہیں جیسے ہی عنائشہ کے یہاں آنے اور اس کے سردار ذاکوان جتوئی کے ہتھے چڑھنے کی خبر ملی تھی، انہوں نے فوراً کال کر کے اپنی بہن کو بری طرح لتاڑ دیا تھا، جو اتنا عرصہ باہر ہونے اور اپنا ایک بزنس امپائر کھڑا کر لینے کے باوجود ان کے روب میں تھیں، جبکہ مہناز تو یہ خبر سن کر ہی کرسی پر ڈہ گئی تھیں۔ اب وہ اپنی معصوم بیٹی کو بھلا وہاں سے کیسے نکالیں گی؟ وہ ان بے حس احساس سے عاری پتھر دل اور ظالم لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی بیٹی کو، مگر ان کے اپنے عنائشہ کو وہاں جانے دینے والے چھوٹے سے غلط فیصلے نے انہیں اتنے بڑے نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ مجھے لگا ذاکوان کو پتہ نہیں چلے گا۔ بڑے بھائی کی بری طرح جرح کرنے پر وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو بولان میں اس سردار کی مرضی کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ پھر تمہیں کیسے لگا کہ عنائشہ کی آمد سے بے خبر رہے گا؟ تمہیں لگتا ہے وہ عنائشہ کو واپس ہمارے پاس آنے دے گا؟ رخصتی کو حکم دے چکا ہے وہ۔ جتوئی حویلی میں بجتی شادی کی شہنائیوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں۔ فہیم خان کا بی پی شدید غصے کے عالم میں بری طرح شوٹ کر چکا تھا۔ ایک بار پھر سردار ذاکوان جتوئی سے ملنے والی ہار بہت کاری ثابت ہو رہی تھی۔ خان قبیلے پر جو ہمیشہ ایسے ہی پرسکون رہ کر چال چلتے ان کو خون کے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتا تھا۔
वसीअ और रीज़ रकबे पर फैली खान हवेली, जिसका सरमई रंग हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाने की सलाहियत रखता था, ये बुलान के एक गाँव में वाक़ थी जो जतोई हवेली के बिल्कुल मुखालिफ सिमत था। खानों की ये हवेली बहुत से मामलात के साथ साथ शान और शौकत में भी जतोई हवेली से काफ़ी कम थी, लेकिन इस हवेली में बसने वाले मकीन खुद को किसी कीमत पर जतोई हवेली वालों से कम तसव्वुर नहीं करते थे। हर मामले में दोनों के दरमियान मुखालफत होना लाजिम थी। इनका बस नहीं चलता था कि कुछ भी करके जतोई ख़ानदान से यहाँ की सदारती कुर्सी छीन लें, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाया था उन्हें। उनकी सारी उम्मीदें सरदार ज़कवान जतोई की मनकूहा और उनकी इकलौती भांजी पर लगी थीं, जिसे मेहरा बनाकर वो ज़कवान को अच्छे से धूल चटा सकते थे, मगर यहाँ तो उनकी अपनी बहन और भांजी की बेवकूफ़ी ने उन्हें मात दे दी थी। फ़हीम खान हवेली के साथ साथ अपने हिस्से में आए इलाके के सरपंच थे। खान हवेली में 3 ख़ानदान आबाद थे: फ़हीम खान, उनकी बीवी नसीमा बेगम और 3 बच्चे ज़मान, फ़िज़ा और अली। दूसरे नंबर पर उनकी बहन हमीदा बेगम थी। शोहर ज़ाहिद खान के बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से वो अपने 2 बच्चों फैज़ान और नीलम के साथ खान हवेली में ही ज़्यादातर पाती थीं। तीसरा नंबर गुलरेज़ खान का था, जिनकी बीवी की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। उनका एक ही बेटा था, जाबिर खान, जिसका काम हर दूसरे दिन गांव में कोई न कोई नया फसाद खड़ा करना था। महनाज बेगम बहन भाई में सबसे छोटी थी। कमाल जतोई से की मोहब्बत की शादी पर उन्हें अपने भाइयों की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा था, मगर फिर बहुत मुश्किलों से वह उन्हें मनाने में कामयाब हो गई थी, या फिर शायद जतोई हवेली में अपनी बहन को भेजने के पीछे उनका भी कोई मकसद था, जिसे महनाज बेगम ने वहाँ से फ़रार होकर कमाल जतोई और उनके सरदार की बेइज्जती करवा कर काफ़ी हद तक पूरा भी कर दिया था। मगर फ़हीम खान और बाकी सब सिर्फ उन्हें बदनाम ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनसे शाही कुर्सी छीन कर हर तरफ अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। अब तक के चलाए सारे तीर ज़ाया ही गए थे। उनकी सारी उम्मीदों का दारोमदार उनकी भांजी अनायशा आज़म खान थी, जिसका रहन सहन और पहनावा उन्हें एक आंख नहीं पाता था। उन पर होता तो अपने घर की औरतों की तरह अनायशा को भी इन ऊंची ऊंची दीवारों वाली खान हवेली में कैद कर देते, मगर सरदार ज़कवान को ठिकाने लगाने की खातिर वो अपनी बहन और भांजी की ये सारी मनमानियाँ खुले से बर्दाश्त कर रहे थे। जतोई हवेली में इस वक्त पूरी तरह हलचल मच चुकी थी। सब ख़वातीन तक अनायशा की आमद और अचानक वकूफ़ पज़ीर होने वाली रुखसती की खबर पहुँच चुकी थी। सभी अनायशा को मिलने, उसे देखने को बेताब थीं, मगर सफ़ीना जतोई की जानिब से इस बात का हुक्म अभी किसी को नहीं मिला था। सफ़ीना जतोई समेत किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अनायशा यूँ अचानक यहाँ आ सकती है और ज़कवान जतोई अपनी रुखसती के हवाले से ऐसा गैर मुतवक्का फ़ैसला दे सकता है। खैर, ज़कवान जतोई के फ़ैसले हमेशा ऐसे ही गैर मुतवक्का होते थे। हर गुज़रते लम्हे के साथ जतोई हवेली के ज़नान खाने में मौजूद ख़वातीन का इश्तियाक बढ़ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेहमान खाने में ठहरी अपनी सरदारनी का दीदार कर लें, मगर सफ़ीना जतोई के हुक्म को टालने की जुर्रत किसी में भी नहीं थी। साईं ने उस लड़की को जितना छुपा कर क्यों रखा है? इनके म्यार पर पूरा उतरती भी है या नहीं? वैसे साईं तो वो नाज़ेबा लिबास पहनने वाली मॉडर्न लड़कियाँ कहाँ पसंद होंगी? उन्हें तो खोला जैसी ढकी छुपी रहने वाली लड़कियाँ पसंद हैं। ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी ये लड़की हमारे साईं के साथ। हवेली की ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी थी जिनको अनायशा के यहाँ आने और रुखसती की खबर सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, जिनमें सरे फ़हरत गुलनाज़ बेगम थी, जो कहीं न कहीं अपनी बेटी के हवाले से ज़कवान की ख्वाहिशमंद थी, और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब अनायशा इस हवेली में रुखसत होकर ना आती। खोला ये खबर मिलते ही हवेली पहुँच चुकी थी। उसके चेहरे की उड़ी रंगत वाज़ेह थी। इन सब में एक शमीम जतोई ही थी जो बेपनाह खुश थी। सफ़ीना जतोई समेत बाकी सब के चेहरे के तासुरात उन्हें बहुत मज़ा दे रहे थे। उनकी पोती ने आते ही सबके छक्के छुड़ा दिए थे। कुछ तो ख़ास है ही सही मेरी पोती में, जो सरदार साईं ने एक नज़र देखते ही रुखसती का फ़ैसला कर लिया। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि अनायशा ने जो शाल ओढ़ी हुई है वो सरदार साईं की ही थी, बल्कि सच आप सब ने तो अपनी आंखों से देखा भी। लगता है दोनों की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। हमेशा सबके तंज़ और तीर आराम से सुन लेने वाली शमीम जतोई ने बहुत ही तहम्मुल से बोलते इन सब के ज़ख्मों पर मज़ीद नमक पाशी कर दी थी। खोला तो अचानक हुई इंकशाफात पर बिल्कुल ज़र्द हो चुकी थी। इसकी जानिब तो आज तक ज़कवान ने देखा तक नहीं था। शाल देना तो नामुमकिन सी बात थी। औकात से ज़्यादा खुशफ़हमियाँ पालना इंसान के अपने लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। मैं अपने पोते की सोच से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो एक घर से भागी हुई औरत की बेटी को यहाँ की सरदारनी तो क्या बीवी का दर्जा देने के हक़ में भी नहीं है। सफ़ीना जतोई को शमीम जतोई की बात इंतहाई नागवार गुज़री थी, इसलिए हमेशा की तरह महनाज बेगम का हवाला देते उन्हें खामोश करवा दिया था। शमीम जतोई के पास भी तब तक इन तानों का कोई जवाब नहीं था जब तक वो अपनी पोती से मिल ना लेती। वो मोबाइल कान से लगाए कमरे में इधर से उधर टहलती, मुसलसल फ़ोन मिलाने में मसरूफ़ थी, मगर स्क्रीन पर आखिरी सांसें लेते सिग्नल्स देखकर इसकी आंखों में नमी उतर आई। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गई। मुझे किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था इस मनहूस जगह पर आने और इस खुरदिमाग सरदार से टकराने का। अब मैं क्या करूँगी? वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए बसी से बोली। जब इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते 3-4 मुलाज़माएँ हाथों में बड़े बड़े थाल उठाए अंदर दाखिल हुईं। अनायशा ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे अभी आंखों में कच्चा निगल जाएगी। इन सब ने भारी भरकम बलोची ड्रेसेस के साथ साथ लंबे लंबे घूंघट ले रखे थे। अनायशा को तो इन्हें देखकर ही कोफ्त महसूस हुई। वो तो ये सब पहनकर बेहोश ही हो जाएगी। सरदारनी साईं, बड़ी बीबी साईं का हुक्म है कि आप ये सब पहनकर तैयार हो जाएं। अभी थोड़ी देर बाद आपकी सरदार साईं के साथ रुखसती की रस्म करनी है। बड़ा सा घूंघट लिए एक मुलाजमा सर झुकाए बोलती हवेली की बड़ी मालकिन का पैगाम दे गई थी।
जिसे सुनकर अनायशा मज़ीद आग बबूला हुई थी। ये सब अभी उठा और अपने इस बददिमाग सरदार के मुँह पर मार के आओ, ना ही मैं इसकी बीवी हूँ, ना ही इसके साथ रुखसती होगी मेरी। अनायशा ऊँची आवाज़ में चिल्लाई थी, जब इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुलने पर कोई अंदर दाखिल हुआ था। सरदार ज़कवान जतोई को वहाँ आता देखकर अनायशा का दिल धक से रह गया था। इस रऊबदार शख्सियत के मालिक शख्स को देख कुछ लम्हों पहले की इसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ गई थी। स्याह कल्फ लगे कमीज सलवार में करीम कलर की शाल शानों पर डाले, मजबूत कलाई में ब्रांडेड घड़ी पहने, चौड़ा सीना, मजबूत कद्दू कामत, घनी स्याह मूंछों और वजीह तने नकूश लिए वो अपनी सैर अंगेज़ पर्सनैलिटी के साथ अनायशा को खुद पर हावी होता महसूस हुआ था। सरदार ज़कवान जतोई के आते ही दोनों मुलाजमा वैसे ही सर झुकाए बाहर निकल गई थी। अनायशा ने अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाते दर्जीदा निगाहों से उन्हें जाते देखा था। सरदार ज़कवान ने कड़ी निगाहों से अनायशा की हुली को घूरा था, जो स्याह पैंट और वाइट टी शर्ट में बिना दुपट्टे के स्याह लम्बे बाल खुले छोड़े वो कहीं से भी बलोच कबीले की सरदारनी मालूम नहीं हो रही थी। वो मजबूत कदम उठाता इसके बेहद करीब आन खड़ा हुआ था। अनायशा को उसकी वहशतनाक खामोशी ज़्यादा खौफजदा कर रही थी। इसने पीछे होना चाहा था जब सरदार ज़कवान ने इसकी नाजुक कमर में बाजू हमाल करते इसे अपनी जानिब खींच लिया था। सरदारनी साहिबा, जब आप जानती हैं कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तो ये सारा तमाशा क्यों लगा रखा है? जानती भी हैं इसका अंजाम क्या हो सकता है? इसके चेहरे के करीब झुकते सरदार ज़कवान ने सरगोशी नुमा अंदाज में उसे वार्न करते अपनी गर्म सांसों से इसका चेहरा झुलसा कर रख दिया था। अनायशा इसके अंदाज पर जी जान से लरज़ उठी थी। इसने दूर होना चाहा था, मगर ज़कवान उसकी मज़ाहमत की तमाम राहें मसदूद कर गया था। मैं आपकी सरदारनी नहीं हूँ। देखिए, आप मुझे पढ़े लिखे समझदार इंसान लगते हैं। यूँ किसी के साथ ज़बरदस्ती करना शरअन और कानूनन जुर्म है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, भला आपकी बीवी कैसे हो सकती हूँ? अनायशा ने हमेशा न्यूज़ में ऐसे ही जालिम और जाबिर वडेरों के बारे में सुना था, जिन खबरों को वो अक्सर तो झूठ ही तस्वर करती थी, मगर आज अपने साथ ये सब होता देख इसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। सामने खड़े शख्स की रौबदार पर्सनैलिटी के आगे वो बहुत मुश्किल से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते ये अल्फाज अदा कर पाई थी। अपनी बात के जवाब में इसे ज़कवान के चेहरे पर एक तंज़िया तासुर नज़र आया। इसकी मकनतीसी आंखें बिना अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थीं। इसने बिना कुछ बोले मोबाइल निकाल कर कोई नंबर डायल किया था। अनायशा इसकी गिरफ्त से निकलने की सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद नाकाम थी। इसकी आंखों में बेबसी के एहसास से नमी भर गई थी, मगर सामने खड़े शख्स इस पर रहम करने के मूड में नहीं था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी दुश्मनी अपनी बेटी से निकालोगी। उसे अपने शौहर के बारे में आगाह न करके तुमने उसी के लिए मुश्किलात बढ़ाई हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी रुखसती है। अपनी बेटी को सारी हकीकत से आगाह कर दो, वरना मसाइल तुम्हारी बेटी के लिए बढ़ेंगे। और हाँ, अपनी बेटी के सामने मेरे लिए अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना। जितनी मुझसे नफरत करेगी, अजियत में खुद ही रहेगी, क्योंकि अब मेरी कैद से इसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। ज़कवान अनायशा पर नजर गाड़े महनाज बेगम को वार्न करता फ़ोन अनायशा की जानिब बढ़ाकर इसे अपने असार से आज़ाद कर गया था। अनायशा ने झपटने के अंदाज में इससे मोबाइल लेते दूर होना चाहा था, जब अचानक बालों में खिंचाव पर इसने कराहते पलट कर तलखी आमेज निगाहों से ज़कवान की जानिब देखा था। अभी चंद ही लम्हों में वो इस शख्स से शदीद नफरत करने लगी थी। इसे लगा था इस बिगड़े ज़ालिम और डेरे ने इसके बाल पकड़े हैं, मगर अपनी बालों की चंद लेटें इसके गिरेबान के बटनों में उलझी देख अनायशा के चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ था। लेकिन इस शख्स पर गुजरे चंद लम्हों में उसे इतना गुस्सा आया हुआ था कि वह मजीद इसके करीब कतई रहना पसंद नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने बालों को एक ही झटके से पीछे खींच लिया था, जिसके नतीजे में कई बाल टूटकर ज़कवान के बटन में ही उलझ कर रह गए थे। ज़कवान ने खामोश निगाहों से अपनी सरदारनी का ये एटीट्यूड देखा था, जिसके अंदाज में नापसंदीदगी की झलक वाज़ेह थी। वो अब कुछ फासले पर सख्ती के आलम में खड़ी अपनी माँ के किए जाने वाले इंकशाफात सुन रही थी। महनाज बेगम के लबों से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ अनायशा पर क़यामत बनकर टूटा था। इसे ये बात तो बहुत पहले से पता थी कि इसकी माँ इसके बाप के ख़ानदान वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करती, और उनकी ही ज़बानी इन लोगों की दकियानूसी सोच और रहन सहन जानकर अनायशा भी अपने ददयाल वालों से काफ़ी बदगुमान रही थी बचपन से। मगर आज ज़कवान से हुई इस थोड़ी सी मुलाकात ने इसे इन लोगों की नफ़रत में भी मुब्तला कर दिया था। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपनी माँ की बात सुनकर इसकी आखिरी उम्मीद भी तम दौड़ गई थी। शिकवे भरे लहजे में नमी का अंसर नुमाया था। वो चंद समझ गई थी कि ये पीछे खड़ा सरदार इसे कितना नापसंद करता है, जिसने एक बार भी इसका नाम लेना तक गवारा नहीं किया था। वो इस शादी भी सिर्फ अपनी रवायत निभाने के लिए ही कर रहा था। उसे उसकी माँ ने बताया था कि यहाँ के मर्द अपनी मलकियत, अपनी बीवी या मंग को छोड़ना अपनी तौहीन समझते थे। अभी जो कोई सरदार सही कह रहे हैं वो करती आओ। वो शोर हैं तुम्हारे और पूरे कबीले के लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त हस्ती हैं। उनके एहतराम में कोई गुस्ताखी मत करना। मैं तुमसे मिलने आने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखना। महनाज बेगम ने इंतहाई मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते अनायशा को मजीद कोई एहतजाज करने का मौका दिए बगैर कॉल बंद कर दी थी। वो इस वक्त सरदार ज़कवान से उलझकर अनायशा के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ाना नहीं चाहती थी। अनायशा ने खाली खाली निगाहों से मोबाइल स्क्रीन को घूरा था। चंद ही लम्हों में उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। अपनी छोटी सी छोटी शय अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने वाली लाइफ के इतने बड़े फैसले में बेबस हो चुकी थी। अभी जो कोई सरदार सही कह रहे हैं वो करती है। वो श्योर हैं तुम्हारे
تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں جتنا میرے خلاف جانے کی کوشش کرو گی اپنے لیے مشکلات کو اتنا ہی بڑھا دو گی۔ ذاکوان چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل آتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر سکتی سے وارن کر گیا تھا۔ عنائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سردار کا یہ خوبرو چہرہ بگاڑ کر رکھ دے جو اس سے برداشت کر رہا تھا، اور یہاں کوئی بھی اس شخص کو روکنے والا نہیں تھا، جو اس کے لیے سب سے بڑی غصے کی بات ہی یہی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ مجھ سے یہ زبردستی بہت مہنگی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ اس نے انتہائی ناگواری بھری نگاہوں سے ذاکوان کی جانب دیکھا تھا، مگر اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی